हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के बायोलॉजी वाले सेक्शन में चैप्टर 1 का एक पार्ट 7 है। तो जो कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय का किताब है, उस विज्ञान विषय के किताब में सबसे पहले आपके रसायन विज्ञान के अंश दे रखे हैं। उस रसायन विज्ञान में 1 से लेकर के 5 चैप्टर रसायन विज्ञान का है। 5वें के बाद जो छठा चैप्टर शुरू होता है वह है आपका जीव विज्ञान का है। लेकिन हम बायोलॉजी सेक्शन को अलग पढ़ रहे हैं आपके विज्ञान में, इसलिए हम क्या है कि इसको चैप्टर 1 डाले हैं। ठीक, तो इस चैप्टर 1 का ये 7वां पार्ट है। हम लोगों ने इसके जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो इस जैव प्रक्रम के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जैव प्रक्रम जो चलता है, तो जैव प्रक्रम का जो पहला चरण था पोषण, न्यूट्रिशन, तो उस न्यूट्रिशन को हमने देख रखा है। तो न्यूट्रिशन में क्या है कि पोषण, कोई भी जीव पोषण कैसे प्राप्त करता है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था छोटे से जीव अमीबा को देखा था कैसे पोषण प्राप्त करता है, पैरामीशियम को देखा था कैसे पोषण प्राप्त करता है, प्लांट को देखा था कि कैसे पोषण प्राप्त करता है, वो भी देखा था। और स्पेशली हम लोगों ने मनुष्य में देखा था कि वह पोषण कैसे प्राप्त करता है, उसके अंगों के विषय में और हर अंग में होने वाले पाचन की क्रियाओं के विषय में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। अब बात यह आती है कि भोजन जो है वह भोजन हमने कर लिया, पोषण को प्राप्त करने के लिए हमने भोजन कर लिया और वह भोजन शरीर में चला गया। शरीर में जाने के बाद हमने बताया था लास्ट में आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गया भोजन और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में पाया जाता है बिलाई, जिसे कहते हैं रसांकुर, और उस रसांकुर से निकले रसांकुर क्या काम करता है, वो भोजन के अवशोषण को बढ़ा देता है। भोजन के अवशोषण को नहीं, बल्कि कह सकते हैं आप भोजन में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनके अवशोषण को क्या करता है, बढ़ा देता है बिलाई। तो वह भोजन के न्यूट्रिएंट्स को बिलाई अवशोषित करता है और बिलाई से ब्लड कैपिलरीज निकले होते हैं, रक्त केशिकाएं निकली होती हैं। वह रक्त केशिकाएं उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अन्य पार्टों में फैला देती हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब बॉडी के अन्य पार्टों में फैल गया न्यूट्रिएंट्स, तो जाते ही हमको क्या है कि कहते हैं ना, भोजन कर लिया ताकत मिल गया। तो है जब बॉडी के अन्य पार्टों तक फैल गया तो आखिर न्यूट्रिएंट ताकत कैसे मिली, एनर्जी कैसे मिली हमको। तो एनर्जी प्रोड्यूस जो होता है वो ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस होता है एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे कि भोजन किया हमने, भोजन हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचा, हर कोशिका तक वह भोजन का पोषक तत्व भोजन किया। डायरेक्ट हमने देखा था कि एक पैसेज है एलिमेंट्री कैनाल, जो हमने बताया था कि माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल, तो भोजन तो डायरेक्ट पहुंच आया आपका एलिमेंट्री कैनाल में। हाँ, अब यहाँ से पचने के बाद ब्लड के द्वारा शरीर के सारे अंग तक पहुंच गया उसका पोषक तत्व। अब वो पोषक तत्व एनर्जी कैसे देंगे शरीर को, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो यह पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा श्वसन। यही श्वसन वह प्रक्रिया है, इस श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, श्वसन अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पायरेशन, और इसी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन है उस भोजन से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन अगर परिभाषा कहेंगे तो परिभाषा इसका क्या डेफिनेशन कहा जाए, परिभाषा इसका, तो परिभाषा इसका दे सकते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा कि श्वसन एक अपचयी या किसी को कहते हैं उपचयी, अपचयी या उपचयी प्रक्रिया अंग्रेजी में नाम है। अंग्रेजी में अपचयी या उपचयी को कहते हैं हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस। क्या कहते हैं, कैटाबोलिक
प्रोसेस। तो श्वसन एक अपचयी या उपचयी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का दहन करके ऊर्जा मुक्त की जाती है, जिसमें भोजन का दहन करके ऊर्जा जो मिलती है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त की जाती है, मुक्त होती है, जो भी आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं भाषा, ठीक है। लैंग्वेज आप अपनी सुविधा के अनुसार बता सकते हैं, ठीक। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस in which there occur oxidation of food materials and formation of energy in the form of ATP, ठीक है। तो respiration is a catabolic process in which there occur oxidation of food material and formation of energy in the form of ATP। हिंदी में श्वसन एक अपचयी या उपचयी प्रक्रिया है, श्वसन एक अपचयी या उपचयी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का दहन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त की जाती है, ठीक। अपचयी या उपचयी किसे कहते हैं? उपचयी या अपचयी, इसका मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे चीजों में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को यानी कि छोटे छोटे मटेरियल में तोड़ना, ये होता है आपका कैटाबोलिक प्रोसेस। एक होता है एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक में क्या है कि आप सिंपलर मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में परिवर्तित करते हैं, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में एनाबोलिक हो जाता है और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में परिवर्तित करना क्या हो जाता है हमारा? कैटाबोलिक हो जाता है, ठीक। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसके विषय में आप लोग डिटेल में जब केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है वहां पर आपको इसके विषय में अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयोपचय अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी, ठीक है। तो यही समझिए कि इसमें अपचयी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का क्या होता है? दहन होता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे सीधी से हम लोग बात करते हैं कि छोटे क्लासों से पढ़ते आते हैं या फिर अपने गांव देहात में ही जानते हैं कि हवा बढ़िया से पास नहीं करेगा जिस चीज में, उसमें आग नहीं लगेगी। तो हवा में कहने का तात्पर्य हमारा हवा से नहीं बल्कि ऑक्सीजन लेवल से होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन जिस जगह पर पहुंचेगा नहीं सही से, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, डिफिशियंसी रहेगी, तो आग उस जगह पर नहीं पकड़ेगा। दहन का मतलब जलना होता है, ठीक। तो दहन नहीं होगा, जलेगा नहीं, तो जलेगा नहीं तो ऊर्जा कैसे मुक्त? कोई चीज जलता है तभी तो ऊर्जा मुक्त होता है, हीट निकलती है, एनर्जी तभी तो निकलती है जलने पर ही ना। तो वही चीज है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन जा करके शरीर में करेगा क्या? इस भोजन को जलाएगा। किसको जलाएगा? भोजन का दहन करना या भोजन को जलाएगा। और जब भोजन जल उठेगा फिर तो हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। किसके रूप में? एटीपी में। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग लकड़ी बाहर जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं तो लकड़ी नहीं जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती है जो हमारे शरीर को गर्म करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह भी है, आपका भोजन का दहन होगा तो भोजन के दहन पर भी ऊर्जा निकलेगी, लेकिन किस रूप में निकलेगी? एटीपी के रूप में निकलेगी और यह हमारे शरीर को क्या करेगी? एनर्जी देगी काम करने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए, ये चीज हो गया श्वसन का परिभाषा, समझ चुके होंगे श्वसन का परिभाषा। श्वसन होता कितने प्रकार का है, ठीक, परिभाषा नोट कर लीजिएगा, फिर इसके काइंड्स बताते हैं। तो श्वसन जो है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। तो श्वसन किसके? श्वसन होता है
श्वसन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार, जब प्रकार लिखेंगे तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है श्वसन का वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा है आपका अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अंग्रेजी नाम वायवीय श्वसन को एरोबिक रेस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन को एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। लिख लीजिए अंग्रेजी नाम भी। इसका नाम क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा वाला है एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो रेस्पायरेशन कितने प्रकार का है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कुछ बताना नहीं है कि वायवीय मतलब वायु के उपस्थिति में। तो वायु से तात्पर्य नहीं, हमारा तात्पर्य यहाँ ऑक्सीजन से है, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यह क्या? अवायवीय, यानी कि अ मतलब नहीं, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रिया होगी। ठीक, तो अवायवीय श्वसन जो होता है वह मुख्य रूप से एनिमल्स में होता है, हायर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है कुछ। ठीक है, लेकिन अवायवीय श्वसन कुछ विशेष प्रकार के जीवों में होता है। इन दोनों को हम लोग देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे। अब क्या है कि कुछ, जैसे कि आपके बुक में तो नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए कि श्वसन जो किया जाता है तो किस अंग के द्वारा किया जाता है, कि श्वसन अंग कौन है। चलिए उसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे। पहले वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को ये नोट कर लिया आपने। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन मिटाते हैं, इसको हम लोग क्रमवार देखते हैं। ठीक है, क्रमवार देखते हैं। पहला है आपका वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो है इसका परिभाषा अगर लिखना होगा तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे आप कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। जनरल रूप में आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर साइंटिफिक रूप में और परिष्कृत रूप में बोलना रहे तो आप लिख सकते हैं कि एनिमल एंड प्लांट्स में, यहां से लिख देते हैं, हिंदी में लिख लीजिए। एनिमल्स मतलब जीव, जीव जंतु, जीव जंतु एवं जीव जंतु एवं पौधों में ग्लूकोज के दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल H2O लिख दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दिए हैं, बस समय को बचाने के लिए आप लोग ये समझ लीजिएगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, जीव जंतु एवं पौधों में ग्लूकोज के दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है तथा
बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक, तो ये आपका वायवीय श्वसन का परिभाषा है कि जीव जंतु एवं पौधों में ग्लूकोज के दहन के उपरांत जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था ना, प्लांट्स में आपने देखा था ना कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बना था, ग्लूकोज बना था, और वही ग्लूकोज क्या हुआ था, स्टोर हो गया था आपका किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। जो उपयोग हुआ बाकी का स्टार्च के रूप में स्टोर हो गया था। लेकिन जो ग्लूकोज बना था पौधों में और जो जीव जंतु हैं उनमें भी जो आपने खाया था, स्टार्च खाया था, स्टार्च को भी आपने तोड़ा था ना ग्लूकोज में, तो वह जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज एनर्जी कैसे देगा, वही देखना है हमको, वह ग्लूकोज एनर्जी कैसे दे रहा है। अब पढ़ा होगा, देखा आपने कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वह क्या है, टूटा था किसमें, ग्लूकोज में टूटा था। तो वह ग्लूकोज में टूटने के बाद एनर्जी कैसे दे रहा है, तो उस ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीव जंतु एवं पौधों में ग्लूकोज के, जीव जंतु एवं पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां पर लिख लीजिएगा, पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहां पर लिखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जीव जंतु पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के दहन से या फिर ग्लूकोज के दहन के उपरांत, कुछ भी लिख सकते हैं, जीव जंतु एवं पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के दहन से। भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति ये लिखना क्या है कि मस्ट है, क्यों, क्योंकि वायवीय श्वसन हो रहा है, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यह लिखना मस्ट है। छूट गया था गलती से, ठीक है, टंग स्लिप से। फिर देख लीजिए कि अब इसको परिष्कृत रूप है, इसको लिख लीजिएगा, जीव जंतु एवं पौधों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसको हम लोग दिखा सकते हैं एक रिएक्शन के द्वारा, मिटाते हैं, ठीक है, और वह रिएक्शन आप लोग नोट करिएगा। इसमें समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं कि ग्लूकोज जो बना था वह ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा और ऑक्सीजन से मिल करके क्या होगा, टूटेगा, और टूट करके क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो मुंह के रास्ते बाहर निकाल देते हैं, जल यूटिलाइज कर लेते हैं बॉडी में, और जो एनर्जी मिलती है वो हमें ताकत देती है काम करने के लिए, ठीक है। तो इसको रिएक्शन के रूप में दिखा देते हैं। तो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक, ये क्या है, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, और यह ग्लूकोज का दहन होगा किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, इसका दहन होगा, और दहन के उपरांत क्या बन रहा है, दहन से बन रहा है क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और प्लस एनर्जी निकलेगी, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है, लगभग 674 किलो कैलोरी होती है, 674 किलो कैलोरी, या एटीपी के रूप में लिखेंगे तो 38 एटीपी ये जो है एनर्जी निकलती है। लगभग होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 100% इतना ही नहीं बनता है, ठीक। तो लगभग का जब भी लगाते हैं तो मार्क लगा लेते हैं हम लोग, लगभग 674 किलो कैलोरी या 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, ठीक। तो ये रिएक्शन को देख लीजिए, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। C6H12O6, इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए। 6 कार्बन है यहाँ पर देख लीजिए 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन है, वहां पर देख लीजिए 6 दूना 12 हाइड्रोजन है।
ऑक्सीजन देख लीजिए कितना, 6 ऑक्सीजन है, 6 दूना 12, 6 18 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 6 दूना 12 और 6 18 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक, तो यही है वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है तथा बहुत अधिक मात्रा में लगभग 38 एटीपी या 674 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये आपका वायवीय श्वसन है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आपका है दूसरा अवायवीय श्वसन, अंग्रेजी में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अंग्रेजी में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है, ये जो है अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। होता कहां पर है, ईस्ट में, प्रोकैरियोट्स में और कुछ मोलस्का में होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं ईस्ट, हिंदी में लिखिए तो भी ईस्ट, अंग्रेजी में लिखिए तो भी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट प्रोकैरियोट्स और मोलस्का। प्रोकैरियोट्स और मोलस्का में क्या होता है, मोलस्का में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है और जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक दहन होता है। आंशिक इसलिए बोला हमने कि जैसे ऑक्सीजन जब उपस्थिति, भाई किसी भी चीज को दहन करने के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता है। ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी अधिक रहेगी उतना ही क्या है कि वो उसका दहन आसान होगा। ठीक, यानी कि जलना आसान होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो जबरदस्ती अगर कराया जा रहा है तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली जो है टूटेगा नहीं। कंप्लीटली टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा। जब कंप्लीटली नहीं टूटेगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल न दे करके बल्कि कुछ और प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और एनर्जी भी कम ही निकलेगी। तो परिभाषा ही वही है। ईस्ट प्रोकैरियोट और मोलस्का में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक दहन होता है। ग्लूकोज का आंशिक दहन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथिल एल्कोहल बनता है तथा बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच देयर अकर नॉट इसेंशियल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी दहन होगा। ठीक, तो अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? यह ईस्ट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, मोलस्का में पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन, तो दहन कंप्लीट, जब ऑक्सीजन नहीं है तो दहन कंप्लीटली होगा नहीं, इसीलिए उसका दहन कैसा होता है? आंशिक होता है, बहुत कम। और जब आंशिक दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल न बन करके दूसरा प्रोडक्ट बनता है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनता है। और जब पूरा दहन नहीं हुआ है, आंशिक दहन नहीं हुआ है, तो एनर्जी कहाँ से उतरी निकलेगी? एनर्जी भी क्या बनती है? ऊर्जा कम निकलती है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। चलिए इसको भी दिखा सकते हैं हम लोग एक रिएक्शन के द्वारा, इसको नोट करिएगा। नोट करने के बाद आप रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। मिटाते हैं, लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? देख लीजिए। अब इसको जो है C6H12O6 ग्लूकोज है, C6H12O6 ये क्या है आपका? ये ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा। पिछले वाले रिएक्शन में आपने ऑक्सीजन लिखा था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका दहन हो रहा है, तो बनेगा क्या? CO2 बनेगा, और CO2 के बाद क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल C2H5OH बनेगा, ठीक है? OH इसको लिख सकते हैं एथिल एथिल अल्कोहल बनेगा। प्लस बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी निकलती है, बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकलती है। लगभग एनर्जी की क्वांटिटी कितनी होती है? 2 ATP एनर्जी निकलता है, 2 ATP एनर्जी निकलता है, ठीक है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं है तो अनुपस्थित है, अनुपस्थिति में दहन होगा, दहन आंशिक होगा, और आंशिक दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, और बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकलेगी, 2 ATP। पिछले वाले में तो 38 ATP निकली थी, तो उसके तुलना में तो बहुत कम है ना। तो ये ईस्ट में होता है, और किसमें होता है? आपका प्रोकैरियोट्स में होता है, मोलस्का में होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, किण्वन किसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि किण्वन किसे कहते हैं, तो जो अवायवीय श्वसन की परिभाषा है वही आपका किण्वन का भी परिभाषा है, हूबहू आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ग्लूकोज का आंशिक दहन होता है, और आंशिक दहन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड एथिल एल्कोहल बनता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। ये चीज भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा हमेशा कि फर्मेंटेशन, यानी कि लिख लीजिएगा कि किण्वन अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है? तो अगर आपको फर्मेंटेशन या किण्वन आ गया, अगर किण्वन आ गया एग्जाम में, तो क्या करेंगे आप परिभाषा क्या लिखेंगे? अवायवीय श्वसन का ही लिखेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ग्लूकोज का आंशिक दहन होता है, जिसके उपरांत बहुत कम मात्रा में एनर्जी निकलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये आपकी क्या है? ये आपका किण्वन का परिभाषा हो जाएगा, और यही जो परिभाषा है यह आपका अवायवीय श्वसन का भी हो जाएगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? फिर चलिए रिएक्शन है, रिएक्शन को लिखिएगा, नोट कीजिएगा। मिटाते हैं रिएक्शन को। अब स्टेप देख लिया जाए इसमें। तो हम लोगों ने देखा क्या,
श्वसन क्या है इसकी परिभाषा देख लिया, श्वसन कितने प्रकार का है ये देख लिया, और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या है कि देखना क्या है हम लोगों को कि ये जो श्वसन है ये इसका कितने चरणों में संपन्न होता है, कैसे कैसे संपन्न होता है। ठीक है, तो जो श्वसन है या श्वसन रेस्पायरेशन, श्वसन मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है। यह दो चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से दो चरण हैं संपन्न होने के? पहला चरण जो है फर्स्ट स्टेप है आपका क्या? ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस। सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये दो चरणों में संपन्न होता है। रेस्पायरेशन दो चरणों में, श्वसन चाहे आपका प्लांट में हो रहा है और चाहे आपका किसमें हो रहा है, एनिमल्स में हो रहा है। तो यह श्वसन मुख्य रूप से दो चरणों में संपन्न होता है। दो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है आपका ग्लाइकोलिसिस, दूसरा चरण है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। क्या है, घबराइए नहीं, अभी देखते हैं दोनों लोगों को डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। अभी आपको फ्लो चार्ट जब बना लेंगे तो उस फ्लो चार्ट की सहायता से आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि ये जो दोनों प्रक्रिया है आपका, इस दोनों प्रक्रिया का मतलब क्या है कि ग्लाइकोलिसिस और पायरुविक एसिड एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए क्या है कि मैं यहां से लेकर के यहां तक आपको मिटाता हूं क्योंकि थोड़ा सा फ्लो चार्ट हमारा लंबा जाएगा। हाँ, तो आप नोट कर ही चुके होंगे। ये ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। मिटाते हैं इसको। देखिए, इसको भी, इस चैप्टर को भी हम मिटा रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहले क्या है हमारा? ग्लूकोज है। सबसे पहले क्या है हमारा? ग्लूकोज है। यहाँ पे आपका ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज कैसा है? 6 कार्बन का है। 6 कार्बन कैसे है? 12 O6। तो कार्बन इसमें कितने हैं? 6 है। 6 कार्बन का है यह ग्लूकोज। और कितने मॉलिक्यूल है? तो यह ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक अणु। तो 6 कार्बन का है और एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा मॉलिक्यूल लिखा है। आगे लिखेंगे तो ये 1 MOL सिर्फ लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये कार्बन है, सॉरी कार्बन नहीं, ग्लूकोज है जो 6 कार्बन का है। अब इसमें होगा क्या? इस ग्लूकोज में क्या होगा? यह ग्लूकोज पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में। कहा पहुंचेगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। ठीक है, किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में। यानी कि जैसे कि यहाँ से क्या है कि स्टार्च का अपघटन हुआ ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसमें मिला है? बिलाई में गया। बिलाई से कहा गया ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी से ब्लड के माध्यम से शरीर के कोशिका में पहुंच गया हुआ ग्लूकोज। जब वह ग्लूकोज शरीर के कोशिका में गया तो कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे कोशिका के विषय में डिटेल में। ठीक है, कोशिका में के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जब वहां पर पहुंचा, जैसे सपोज करिए कि वह ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से कहा पहुंचा? हमारे हार्ट में पहुंचा। तो हार्ट मतलब दिल, ये क्या है? एक अंग है। और यह अंग किससे बना है? ऊतक से बना होगा। वह ऊतक कौन से है? आपके कार्डियक टिश्यू है, उनसे बना है। अब वह ऊतक भी किससे बना होगा? सेल से बना होगा, कार्डियक सेल से बना होगा। तो वह सेल जो है वह सबसे छोटी इकाई हुई हार्ट को बनाने में।
तो उस सेल के पास जब पहुंचेगा तो उस सेल के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उस साइटोप्लाज्म में जब यह ग्लूकोज पहुंचा उस कोशिका के, तो पहुंचने के बाद क्या है कि जो साइटोप्लाज्म की खासियत है कि उस साइटोप्लाज्म को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। उस साइटोप्लाज्म को क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो कहां पहुंचेगा ग्लूकोज, इन साइटोप्लाज्म, और यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। नहीं का मतलब देखिए हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनता है। ठीक, बनता क्या है, एक कंपोनेंट जिसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड जो है वह कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का था ग्लूकोज, और ये कितने कार्बन का आता है, 3 कार्बन का आता है। तो जब 3 कार्बन का पायरुविक एसिड है और 6 कार्बन का ये था, तो कितने बन जाएगा, 3 दूना 6, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लूकोज टूट गया पायरुविक एसिड में, यानी कि 2 पायरुविक एसिड में यह टूट गया। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की जो खोज किया था, जो देखा था, वह 3 वैज्ञानिकों ने देखा था। तीनों का नाम था क्या क्या, इम्बडेन, एक का नाम था इम्बडेन, दूसरे का नाम था मेयरहाफ, और तीसरे का नाम था पारनास। ठीक, तो इम्बडेन, मेयरहाफ, पारनास, इनके नाम पर इसको कहा जाता है EMP पाथवे। क्या कहा जाता है, EMP पाथवे। इसी के नाम पर, तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर इस प्रक्रिया को कहा जाता है EMP पाथवे। ठीक है, इम्बडेन, मेयरहाफ, पारनास ने इस प्रक्रिया की खोज की थी कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला जब साइटोप्लाज्म में कोशिका के पहुंचता है तो वहां उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक एसिड के 2 कणों में टूट जाता है, जो कि 3 कार्बन युक्त क्या है, कंपोनेंट है। ठीक, अब जो है होगा क्या कि अब यह पायरुविक एसिड 2 चरणों में जाएगा, 2 जगहों पे। तो एक क्या है, एक जगह ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा और एक जगह क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। तो दोनों जगहों पर क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, तो यहां पर देख लीजिए, ये 2 जगह आपका आ गया। ठीक, तो ये पायरुविक एसिड एक तो जाएगा आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक जाएगा क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां की ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो होगा क्या, ऑक्सीजन नहीं है तो दहन कंप्लीटली होगा नहीं। जब दहन कंप्लीटली नहीं होगा तो क्या है, CO2 और H2O बनेंगे नहीं, जाहिर सी बात है क्या बनेंगे, CO2 और C2H5 OH बनेंगे। क्या बनेगा, CO2 प्लस C2H5OH, CO2 C2H5OH,
और एनर्जी कितनी मिलेगी, 2 एटीपी की एनर्जी रहेगी प्लस 2 एटीपी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर लिख सकते हैं इन दूर से लिख दे रहे हैं, कंप्लीट आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहने कहां पर, किस जगह पर, माइटोकांड्रिया में, किस जगह पर, इन माइटोकांड्रिया, और ये अनुपस्थिति में कहां पर होगा, इन पहले बताए हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ये कहां हो रहा है, माइटोकांड्रिया में। ठीक, तो ये माइटोकांड्रिया में और ये माइटोकांड्रिया में क्या बनेगा आपका, वही चीज CO2 H2O और एनर्जी कितनी, 38 एटीपी एनर्जी मिलेगा। ठीक, तो ये आपकी प्रक्रिया है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का 6 कार्बन वाला टूटा किसमें, साइटोप्लाज्म में घुसा, साइटोप्लाज्म में घुसने के बाद टूट गया पायरुविक एसिड और 3 कार्बन, पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला है, 2 मॉलिक्यूल बना। तो अब यह पायरुविक एसिड क्या है कि अगर माइटोकांड्रिया में एंट्री करता है तो माइटोकांड्रिया में क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, उसको आगे बताया जाएगा। तो माइटोकांड्रिया में जब यह एंट्री करता है पायरुविक एसिड, तो माइटोकांड्रिया में क्या है, आपको बताया गया होगा कक्षा 10 जब पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कक्षा 10 में, सॉरी कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि ये आपका माइटोकांड्रिया है, दोहरी एकक कला से घिरी हुई संरचना होती है और इसमें ऐसे उभार होते हैं कुछ, इन उभारों को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इन उभारों, उंगली नुमा उभार होता है, उंगली नुमा उभार को क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी पर ऐसे खूंटी के समान संरचनाएं होती हैं। इन खूंटी के समान संरचनाओं को अपवन कण या ऑक्सीसोम कहते हैं और इसी अपवन कण या ऑक्सीसोम पर श्वसन श्रृंखला के एंजाइम स्थित होते हैं और यही क्या करते हैं, एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का दहन करके ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं एटीपी के रूप में, और इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका को ऊर्जा मिली अर्थात ऊतक को ऊर्जा मिली, ऊतक को ऊर्जा मिली अर्थात अंग को ऊर्जा मिला और एक अंग को ऊर्जा मिला अर्थात शरीर को ऊर्जा मिला। ठीक है, तो क्या है कि यह प्रक्रिया आपको कक्षा 9 में पढ़ाई गई होगी। तो यहीं पर यह ऑक्सीजन क्या होता है, एंट्री करता है माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में यह इसकी क्रिस्टी के पास जाएगा, क्रिस्टी के अपवन कण के पास श्वसन श्रृंखला के एंजाइम है, यहाँ भोजन का दहन करेगा एंजाइम की सहायता से और 38 एटीपी ऊर्जा बनाएगा जो हमारे शरीर को, अंगों को काम करने के लिए जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जिसको मुंह के रास्ते हम लोग बाहर निकाल देते हैं और H2O बनाता है। अगर वही पायरुविक एसिड आपका साइटोप्लाज्म में ही रह गया, माइटोकांड्रिया में घुसा नहीं, कोशिका का कोशिकांगक है ना माइटोकांड्रिया, अगर माइटोकांड्रिया में न घुस करके वह साइटोप्लाज्म में ही रह गया, कोशिका के द्रव में रह गया, एक मान लीजिए ये कोशिका है आपका, तो इस कोशिका में न्यूक्लियस होगा, माइटोकांड्रिया है आपका, गाल्गी बॉडीप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्पिरोसोम, पैराक्सीसोम, सब चीजें इसमें, राइबोसोम है, सब कुछ इसमें स्थित है। तो माइटोकांड्रिया में न घुस करके ये यहाँ पर अगर कहीं अगर साइटोप्लाज्म में चला गया तो यहाँ पर कुछ पायरुविक एसिड का पूर्णतः दहन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल बन जाएगा और बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, 2 एटीपी की ऊर्जा हमको मिलेगी। तो ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है इसको भी देख लीजिए। यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है आपकी, यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस। यहां से यहां तक की प्रक्रिया यानी कि
ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग क्या, एरोबिक रेस्पाइरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन, वायवीय श्वसन। ठीक है, अब यह देखिए, यह प्रक्रिया जो है यह पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में जो जा रहा है, यहां से लेकर के यहां तक की प्रक्रिया जो है, तो ये पायरुविक एसिड से लेकर के आपका CO2 और C2H5OH बनने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो ये किस प्रकार का रेस्पायरेशन है, आपका एनएरोबिक रेस्पायरेशन है। तो ये क्या है, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन है, एनएरोबिक एनएरोबिक ऑक्सीडेशन। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो हो रही है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन है। क्या है, एनएरोबिक एनारोबिक रेस्पायरेशन। समझ में आ गया। इधर देखिए आपका, इधर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो ये क्या है, एरोबिक रेस्पायरेशन है। और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलिसिस, ये फर्स्ट चरण है आपका है। प्रथम चरण में यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है, जो आपको बताया गया था श्वसन 2 चरणों में संपन्न होता है। तो उसका पहला चरण है। और पुनः देख लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या है, एनारोबिक रेस्पायरेशन है, अवायवीय श्वसन है। और दूसरा जो चरण आपको बताया गया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तो इस पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही है आपका एनारोबिक ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं आप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसी 2 पार्टों में यह पूरी प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक, अब इन दोनों पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में कि कैसे क्या होता है। तो चूंकि क्या है कि आप कक्षा 10 में है, इसलिए इसको, चूंकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है श्वसन की, तो इसको हम उतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। तो थोड़ा सा बस इसका परिचय आपको, और जैसे कि आपने तो फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से देख लिया। अब डायग्राम के बाद इसको थोड़ा सा लिखा देंगे आपको, कि आपको अगर एग्जाम में आता है तो लिखने में आसानी हो। फ्लो चार्ट आप बना देंगे और लिख देंगे तो फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको इसको सरल भाषा में लिखा देंगे, और डिटेल में हम लोग कक्षा 11 में इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो और बाकी इसको लिखाने का काम, और जो मनुष्य है, कुछ छोटे जीव है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, क्या है, मेढक है, मछली है, कुछ टिड्डे वर्रे इंसेक्ट है, उनमें कैसे श्वसन होता है। मनुष्य जो है, मनुष्य का जो श्वसन अंग कैसे है, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, यह चीजें सारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट बना करके देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।